मूकं करोतु वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्री परमानंद माधव। नमस्कार, मैं आपका अपना लोकेंद्र भारद्वाज। आज के इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा मुख्य विषय होगा भारतीय दक्षिणी की राजनीति। पिछले काफी समय से देखने को मिल रहा है कि दक्षिण में भारतीय राजनीति की सभी मुख्य पार्टियां लग रही हैं। दक्षिण विशेष रूप से देखा जाए तो दक्षिण को अपना एक गढ़ बना रखा है। उन्होंने लग रहा है कि उत्तरी भारत हमारा बपुती हो चुका है, अब बारी है दक्षिण फतेह की। संभवतः मुझे भी ऐसा ही लगता है कि प्राचीन भारतीय संस्कृति से लेकर वर्तमान परिदृश्य में को हम अगर देखा जाए तो जितने भी आक्रमण हुए हैं, इसमें कोई शंका नहीं है कि सबसे पहला अटैक उत्तरी भारत ने ही झेला है। और इस बात को भी कोई नकार नहीं सकता कि दक्षिणी भारत ने भारतीय राजनीति के सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित बचा कर रखा है। एक और जहां उत्तरी भारत के सभी मंदिर, मठ, गिरजाघर, बड़े बड़े गुरुद्वारे, इनको तहस नहस कर दिया, मिशनरियां आ गई, मुगल वैचारिक गतिविधियां उन पर हावी होने लग गई। उस दौर में भी अगर अपने आप को किसी ने सुरक्षित बचाकर रखने का प्रयास किया तो वह दक्षिण था। निश्चित रूप से आप आज भी देखिए दक्षिण के मंदिरों की शैलियां, प्राचीन मंदिर आज भी यथावत रूप से विद्यमान है। जबकि आप उत्तरी भारत के मंदिरों को देखेंगे तो सारे मंदिर कहीं ना कहीं रूप से, किसी ना किसी रूप से क्षति पहुंचाए हुए हमको मिलते हैं। देश आजाद हुआ, देश ने अपनी वैचारिक स्थितियों को पालन करते हुए एक सशक्त देश का निर्माण निश्चित रूप से कर लिया। इसमें हम भी ये भी मानते हैं कि भाई हमारा पीओके है, जो वर्मा वगैरह था, वो बहुत टूटा है इस देश से। पर आज की हम दक्षिणी भारत की राजनीति पर बात करेंगे और विशेष रूप से तमिलनाडु। देखिए, मैं अपनी बात आरंभ करूं उससे पहले एक बात बताना चाहता हूं कि नेता का निर्माण होता कैसे है। फोटो पोस्टरों में हाथ जोड़कर बड़ी बड़ी होर्डिंग लगवा देना, नोट से वोट खरीद लेना, वाकई में ये नेता का निर्माण का प्रतिबिंब नहीं है, ये नेता के निर्माण का परिचायक नहीं है। नेता के निर्माण का परिचायक वो है जब आपके बिना भाड़े की भीड़, बिना भाड़े की जनता आपसे जुड़े, आपसे एक उम्मीद करें। नेता का निर्माण वहीं से होता है। नेता का निर्माण यहां से नहीं होता कि आप बड़े बड़े होर्डिंग लगा दोगे, आप अच्छे लच्छेदार भाषण दे लोगे। वो एक कला होती है। लेकिन जब आपसे लोग जुड़ते हैं तो वो एक अलग आपका जुड़ाव, आपसे लोग कनेक्ट होते हैं। वो कनेक्टिविटी एक झलकती है आपकी भाषा में, आपके चरित्र में। अभी हाल ही के दिनों में हमें देखने को मिल रहा है, वैसे निश्चित रूप से हाल ही का नहीं है, होता यह है कि व्यक्ति का संघर्ष कोई नहीं दिखता। व्यक्ति का चरमोत्कर्ष लोग देख लेते हैं, उत्कर्ष देख लेते हैं, चरमोत्कर्ष देख लेते हैं, लेकिन संघर्ष को कोई नहीं दिखता। मैं बात कर रहा हूं आज तमिलनाडु, भारत के दक्षिणतम राज्य की। वहां एआईडीएमके, डीएमके जैसे पार्टियों का तूती बोलती है और आज भी बोलती है। हम देख रहे हैं कि स्टालिन के बेटे ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देके आज इस देश को पूरे तरीके से उन्होंने अपनी राजनीति वहां सेट कर रखी। निश्चित रूप से ये हमें देखने को मिल रहा है कि भारतीय राजनीति इस समय एक अलग मोड़ पर प्रवेश कर चुकी है, जहां एक और आपाधापी है कि हमें सीट को प्राप्त करना है, दूसरी ओर वहीं लोगों से जुड़ाव का एक नया प्रारूप निकलकर सामने आ रहा है। जहां हम अब मुख्य रूप से अपने मुद्दे पर आते हैं कि भारतीय द्रविड़ राजनीति में तमिलनाडु, विशेष रूप से तमिलनाडु क्षेत्र में, जहां वर्तमान समय में एआईडीएमके और डीएमके जैसी पार्टियों का बेहद रूप से बोलबाला है, उस क्षेत्र में एक आईपीएस ऑफिसर जिनका नाम है अन्नामलाई, वो अपनी भारतीय प्रशासनिक सेवाओं, भारतीय पुलिस सेवाओं से त्यागपत्र देकर राजनीति में प्रवेश करते हैं। अक्सर देखने को यह मिलता है कि जब पार्टी आपको टिकट दें तब आप भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा से त्यागपत्र देकर सीधा सीधा टिकट ले आते हैं और
फिर चुनाव लड़के सांसद विधायक जो भी बनता है वो बन जाते हैं। संघर्ष उनमें जमीनी स्तर का संघर्ष देखने को नहीं मिलता। यदि कोई एक युवा पहले प्रशासनिक सेवा से त्यागपत्र दे और समाज में रहकर, धरातल पर रहकर उसे मेहनत करे और उसके बाद में चमके, तो समझ लीजिएगा कि वो नेता कम नहीं है, उसकी उपलब्धियों को कम नहीं आंक सकते। विजय और पराजय निश्चित रूप से आपके भाग्य पर भी निर्भर करते हैं, किंतु आपकी मेहनत इस बात का निर्धारण करती है कि आपने कितना मेहनत किया है। मैं बात कर रहा हूं आईपीएस ऑफिसर श्री अन्नामलाई जी की। अन्नामलाई जी भारतीय राजनीति में एक नए और उभरते हुए चेहरे हैं। उन्होंने राष्ट्रीय पुलिस अकादमी से प्रशिक्षण के उपरांत दक्षिणी राज्यों में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी रहे। एसपी के पदभार को उन्होंने संभाला। एसपी बनकर उन्होंने राज्य की गतिविधियों को संचालित किया। एसपी बनकर उन्होंने इस देश की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। उसी समय उसी द्रविड़ क्षेत्र में, उसी द्रविड़ राज्य में उन्होंने एक अलग मुहिम छोड़ी, जहां एक और लोग जुड़ रहे हैं, लोग टूट रहे हैं, लोग सनातन को गालियां दे रहे हैं। वहां उस बंदे ने अपने आप को स्थापित किया, उन्होंने अपने आप को खड़ा किया और भारतीय पुलिस सेवा से त्यागपत्र देकर भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। मैंने पहले भी बताया कि राजनीति में आना आसान होता है। यदि आपको कोई सीधा सीधा टिकट दे दे, राज्यसभा में भेज दे, नगर परिषद में भेज दे, आपको कहीं विधानसभा में भेज दे, तो निश्चित रूप से कोई भी त्यागपत्र देकर आ सकता है। किंतु धरातल से उन बंदों ने, मैं बात कर रहा हूं अन्नामलाई जी की, उन्होंने जीरो से आरंभ किया। 2 वर्ष तक उन्होंने पहले पग पग, गांव गांव, विधानसभा नापी है और एक बहुत बड़ा डेकोरम सेट किया है। एक बहुत बड़ा एक वैक्यूम था भारतीय द्रविड़ की राजनीति में, उसे समाप्त करने का प्रयास किया है। मेरा पहला ही वीडियो है ये, और निश्चित रूप से आप इस वीडियो में मेरे विचारों से सहमत होंगे या असहमत होंगे, किंतु मेरी विचारधारा तो आप लोग समझ ही जाएंगे मेरी विचारधारा किस कहीं तक जा रही है। जहां द्रविड़ की राजनीति में लेफ्ट, लेनिन, मार्क्सवाद, ओशो और आपके पेरियार, इनका विचार बहुत अधिक तक बढ़ा दिया लोगों ने, इनके विचारों को जबरदस्ती तरीके से थोप दिया। मुझे इस बात को कहते हुए कोई संकोच नहीं हो रहा कि पेरियार ने क्या कहा था समाज के विषय में। एक जाति विशेष के विषय में पेरियार के क्या उपदेश थे, एक धर्म विशेष के विषय में ओशो के क्या उपदेश थे, एक जाति विशेष के विषय में मार्क्सवाद के क्या विचार थे, इसको कोई झुटला नहीं सकता। और मैं इसको खुल के इसलिए भी नहीं बोल रहा क्योंकि मेरा पहला वीडियो है और भारतीय राजनीति में आचार संहिता अपने चरम पर है। हो सकता है मैं जब तक इस वीडियो को डालूं तब तक आचार संहिता लग जाए और मेरे ऊपर कोई एक्शन हो। तो उन सबसे बचते हुए मैं इस बात को कह रहा हूं कि जिस पेरियार की जमीन पर लोग अपनी संस्कृति को भूल गए थे, उस संस्कृति पर, उस स्थान पर आकर उस बंदे ने अपना परचम लहराने का प्रयास किया है। मैं फिर कहूंगा, जय और पराजय आपकी, क्योंकि रामचरितमानस में कहा गया है कि सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। तो जस, यश और अपयश तो विधि के हाथ में। तो वो कहता है ना कि कर्मण्यवाधिकार मा फलेषु कदाचन, कर्म तो करना चाहिए। उस बंदे ने कर्म किया। सुनने में आया है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर परसेंट, वो तो खैर चुनाव के बाद में ही वोट शेयर परसेंट पता चल पाएगा, लेकिन एक लोगों का जुड़ाव जो होता है वो 4% से बढ़कर 30% पहुंच गया। जिस भारतीय दक्षिणी प्रांतों में केवल और केवल कर्नाटक और महाराष्ट्र को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी नीचे कभी प्रवेश नहीं कर पाई। और भारत के दक्षिणतम राज्य में इतना बड़ा अपना कुनबा अगर स्थापित कर रही है, तो यह भारतीय राजनीति के लिए एक प्रश्न चिन्ह है कि आपके विचार कहां जा रहे हैं और उस पार्टी ने अपने विचारों को कहां तक पहुंचाया है। अक्सर लोग कहते हैं कि जातीय विवेचनाएं कर देते हैं, धर्म विवेचनाएं कर देते हैं, धार्मिक रूप से उन्माद फैलाने का प्रयास करते हैं। पर मैं एक बात भी कहना चाहूंगा कि यदि मैं इस क्षेत्र में
अगर मैं इस क्षेत्र के लोगों को अपना बना रहा हूं तो इसका मतलब ये सत्य है कि इस क्षेत्र के लोगों में कहीं ना कहीं वो वैक्यूम था जो मैं उस वैक्यूम को भर पा रहा हूं, वो रिक्तपन को मैं भर पा रहा हूं, तब लोग मुझसे जुड़ रहे हैं। दक्षिण के राज्यों में अगर देखा जाए तो कहा जाता था कि ब्राह्मणों को देखते गोली मार दो। गाय काटी जाती थी केरल वगैरह राज्यों में मैंने देखा है वीडियो में, गाय काटी जाती थी और उसका मांस खिलाया जाता था। मैंने यहां तक देखा है कि केरल जैसे राज्यों में वीडियो में सनातन को गाली दी जाती थी। मैंने यहां तक देखा है कि वीडियो फोटोज में कि सूअर को यज्ञोपवीत पहनाई जाती थी। आपको पता है यज्ञोपवीत क्या होती है? यज्ञोपवीत एक परिचायक है, एक बांधता है व्यक्ति को उसके संस्कारों से। यज्ञोपवीत व्यक्ति को उसके संस्कारों से बांधता है। जब मूत्र विसर्जन करने जाओ उससे पहले कान में आंट देनी पड़ती है यज्ञोपवीत की। यज्ञ प्लस उपवीत, उपवीत यानी होता है धागा, यज्ञ से उत्पन्न धागा, उसे कहते हैं यज्ञोपवीत। और उस यज्ञोपवीत को सूअर को पहनाई जाती थी कि देखो हम तुम्हारी संस्कृति को इतने नीचे मानते हैं। तो क्या आपको लगा कि दक्षिण के राज्यों में जहां 6 करोड़ हिंदू हैं उनके विचार नहीं है, उनकी भावनाएं नहीं है, उनकी भावनाओं को कुचला जा रहा है? तो अगर कहीं एक बंदा उसमें आकर फिर, हाँ उसमें तो ये कहा दक्षिण में पता है क्या कर, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं कि दक्षिण में अक्सर आरोप लगाया कि हमारे ऊपर हिंदी थोपी जा रही है। भाई कोई बाल्टी भर के पानी आपके ऊपर फेंक रहा है क्या? थोप रहा है? किसने थोपी आपके ऊपर? किसने हिंदी थोपी आपके ऊपर? अभी जो नई शिक्षा नीति आई है वो कहती है ये अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपनी मातृभाषा में करो। जो व्यक्ति प्रारंभिक शिक्षा अपनी मातृभाषा में करेगा उसके ऊपर कोई कैसे थोप सकता है? मेरी मातृभाषा हिंदी है, मेरी मातृभाषा राजस्थानी है, मेरी मातृभाषा ढूंढाड़ी है और मैं प्रारंभिक शिक्षा उस मातृभाषा में करूंगा तो मैं निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आगे जाऊंगा। आगे जाने का मतलब केवल सरकारी नौकरियों का चयन करना मात्र नहीं होता। आप समाज में 4 लोगों से मिल रहे हैं, 4 लोगों से बातें कर रहे हैं, जी आपको आगे जाने का बात है। अवसर मिल भी जाते हैं, अवसर नहीं भी मिलते हैं। अवसरों की समानताएं हैं इस देश के संविधान में। तो मैं कह रहा था कि दक्षिण में अक्सर ये आरोप लगाया जाता था कि हमें हिंदी थोपी जा रही है। नहीं भैया, आपके ऊपर हिंदी नहीं थोपी जा रही। दक्षिण में केवल आप तमिल बोलोगे, तमिलनाडु के राज्य में केवल आप तमिल बोलोगे और ज्यादातर खींचतान के अगर कोई पढ़ लोगे तो आप क्या बोलोगे? इंग्लिश बोलोगे। और आपको देखो, जीविकोपार्जन के लिए ये आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति उसी राज्य में अपना जीविकोपार्जन करे। जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक नहीं है कि आप उसी राज्य में अपना जीविकोपार्जन करें, अपना पेट पालन करें, और उसके लिए आपको बाहर आना पड़ेगा। और जब आप बाहर आओगे तो आपको भाषा के, आप छोड़िए राजस्थान, आप छोड़िए दिल्ली, आप छोड़िए महाराष्ट्र, आप तमिलनाडु से अलावा केरल में चले जाइए, वहां केरला चलेगी, आपको आती नहीं है भाषा, कैसे करोगे आप? या तो आप इंग्लिश बोल लो या तमिल बोल लो। आपके ही निकटतम राज्य कर्नाटका में चले जाइए, वहां कन्नड़ बोली जाती है। तो हिंदी थोपी कहां है आपको? आपको बताया जा रहा है, एक रास्ता दिया है। और यही विचार अन्नामलाई ने वहां के लोगों को बताया कि आपके ऊपर हिंदी थोपी किसने? किसी ने नहीं थोपी। वो जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक है। मैं जब 10वीं क्लास में पढ़ता था तो कंप्यूटर का कोर्स करने जाता था, तो वहां एक टैगलाइन लिखी हुई थी, भाषा पर कमांड, दुनिया भर में डिमांड। यदि आपकी भाषा पर कमांड होगी, निश्चित रूप से डिमांड आपकी बढ़ेगी। डिमांड और सप्लाई जो आप कॉमर्स में पढ़ते हैं वो आपके ऊपर अप्लाई होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। तो उस वैक्यूम को अन्नामलाई ने पूरा किया। जो वो वैक्यूम बना था, वो जो रिक्त स्थान बना था, उस वैक्यूम को तोड़ने का प्रयास किया है अन्नामलाई ने। आप देखना कभी कि जिस व्यक्ति की विधानसभाओं को जोड़ने की यात्रा चली थी आज से 2 साल पहले, जिसके पास एक आईपीएस के पास कहां होता है धन संपदा, आज उसकी वीडियोस देखिए, आज शॉर्ट वीडियो आप देखेंगे, निश्चित रूप से आपके मोबाइलों में चलती हैं, लोग जुड़ते हैं उससे। एक और स्टालिन का बेटा कहता है कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है, मच्छर हैं, पता नहीं क्या क्या विचार आते हैं। तो क्या उस राज्य में उतने नहीं लोग तो अब है ना विचार लगाने को इस बात को थोप देंगे कि लोकेंद्र भी अब निष्पक्ष रूप से विश्लेषण नहीं कर रहा, वो पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ लेने का प्रयास नहीं है, फिर तो सत्ता पक्ष की ओर झुक रहा है।
नहीं, वैक्यूम आपने क्रिएट किया है, एक रिक्त स्थान आपने छोड़ा है, और उस रिक्त स्थान पर कोई ना कोई तो आएगा। हमारे तो अक्सर ये कहा जाता है कि हम राजस्थानी में कि जब आप बिस्तर छोड़ो तो उसको पलट देना चाहिए। बोलते हैं कि वहां कोई प्रेत आत्मा आ जाती है। अब एक बिस्तर के विषय में अपन इतनी प्रेत आत्माओं के विषय में का उल्लेख कर दिया जाता है, तो आप देखिए 6 करोड़ लोगों के मध्य आप ऐसी भाषाएं बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि दक्षिणतम राज्य में AIDMK DMK, तो वहां एक मुख्य बड़ी नेता थी जयललिता जी। जयललिता जी का देहांत हो गया। अब जयललिता जी के देहांत के बाद उन्होंने दूसरी जो सत्ता पार्टी है, उन्होंने केवल यह सोचा कि अब अपना बोलबाला चलेगा, हम जैसा मन में आएगा वैसा करेंगे, पेरियार जी की हम पूरी विचारों को लोगों के ऊपर थोपेंगे। ऐसा नहीं हो पाया। और आप ताजुब देखिए, उस दक्षिण की पार्टी को अब इस बात को लेकर डर हो रहा है कि वहां सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी सामने आई है। मैं कल अन्नामलाई जी का एक वीडियो देख रहा था। मैं निश्चित रूप से प्रयास करूंगा, अगर हो सकेगा तो। वैसे मुझे एडिटिंग के विषय में अभी कम आता है, पर सीखूंगा। मैं कल अन्नामलाई जी का एक इंटरव्यू देख रहा था, जिसमें किसी ने कहा था कि सर AI क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उन्होंने एक छोटा सा 30 से 40 सेकंड का एक जवाब दिया, बहुत अच्छा जवाब था, उसे नकारा नहीं जा सकता। तो वही प्रश्न किसी बंदे ने कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो कह सकते हो आप, तो सुप्रीमो कहने तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बाकी आप अपने स्थान से देख लेना कि क्या कहोगे। राहुल गांधी जी से एक प्रश्न पूछा कि सर AI क्या है, व्हाट इज द AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भाई साहब, बंदे ने इतना भयंकर बड़े रूप से जवाब दे दिया। उसमें सद्दाम हुसैन लिया है, उसमें क्या कहोगे आप, अमेरिका लिया है, उसमें जापान लिया है, उसमें इंग्लैंड लिया है। कहाँ भाई, तुम इंटेलिजेंस की बात कर रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात। तुम्हें नहीं आता प्रश्न का जवाब देना तो मत दो। उसमें सद्दाम हुसैन, AI में कहां चला गया सद्दाम हुसैन? क्या मतलब है सद्दाम हुसैन का, पता नहीं, पर इसीलिए शायद बंटाधार हो रहा है। मुख्य विपक्ष की पार्टी के रूप में वर्तमान में कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। अब उनके कारनामे देखो आप। मणिपुर में होगा तो बढ़ चढ़ कर बात करेंगे, नोआखली में होगा तो कुछ बात नहीं करेंगे। भाई स्टैंड तो रखना पड़ेगा ना आपको। उन्नाव रेप कांड हुआ तो लड़की हूं, लड़ सकती हूं, अब आगे कहीं नहीं जा रही। ऐसा क्यों? ये सब चीजें, हमारी छोटी छोटी चीजें, ये आगे जाती है। अच्छा, मैं भाई साहब से पूछता हूं, ये मुझे भाई साहब को देखकर महर्षि कालिदास जी की याद आती है। महर्षि कालिदास जी का विवाह के लिए उनको जब जबरदस्ती पकड़ के लेके गए थे, तो राजकुमारी ने इस तरह से किया, तो कालिदास को लगा कि ये मेरे थप्पड़ मार रही है, तो उसने ऐसे घूंसा कर दिया। अब लोगों ने राजकुमारी को लगा कि मुझे मारने को जा रहा है, तो कालिदास के जो साथ में गए थे विप्रश्रेष्ठ, जो ब्राह्मण गए थे, तो उन्होंने पूछा कि आपने क्या, उन्होंने कहा कि मैं कह रही हूँ कि 5 तत्व होते हैं। तो उन्होंने, उन ब्राह्मणों ने साथ में कहा कि हाँ, इसने भी ठीक कह दिया कि 5 तत्वों से मिलकर एक शरीर का निर्माण होता है। जब राजकुमारी ने एक अंगुली इस तरह से की, तो कालिदास को लगा कि मेरी एक आंख फोड़ रही है, मैं तेरी दोनों आंख फोड़ दूंगा। अब वहां फिर गहमा गहमी हो गई, तो उसको देखकर राजकुमारी को लगा कि अश्लीलता के साथ मेरे इशारे कर रहा है। तो साथ के जो ब्राह्मणों ने पूछा कालिदास के कि आपने एक का क्या मतलब था, तो उस देवी ने कहा कि मैं कह रही हूं कि संसार में एक ही परमात्मा है। तो उन ब्राह्मणों ने कहा कि एक हा ईश्वरा विप्रा बहुधा वदंती, कि ईश्वर एक है और विप्र उसे अलग अलग भाव में पूजते हैं। तो यहां भारतीय राजनीति में कांग्रेस के मध्य ये द्विधा फंसी हुई है कि युवराज कुछ भी बोल जाते हैं। अब फिर पूरी पार्टी उसको फिर आइडेंटिफाई करने में लग जाती है, उसको बताने में लग जाती है, नहीं आपका ऐसा नहीं ऐसा है, आपका ऐसा नहीं ऐसा है। जबकि दूसरी सत्ता पक्ष की जो पार्टी है उसको देखो, उसके महाराज कहीं भी जाके कुछ भी बोल देते हैं,
तो पूरी पार्टी बताती फिरती, देखो हमारे महाराज ने ये बोल दिया, देखो हमारे महाराज ने ये बोल दिया। और इधर विपक्ष की पार्टी का देखो, कहीं कुछ भी बोली जाते हैं, फिर उसको जाके सेटिस्फाई करने में लगे रहते हैं। उसके सारे प्रवक्ता लग जाते हैं, पूरी टीवी पैनल बन जाते हैं, टीवी पैनल भर जाते हैं पूरी तरीके से। नहीं 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 नहीं, हमारे आका ने इस तरह से नहीं कहा, हमारे आका ने इस तरह से कहा। क्या है ये? आप वैक्यूम बना रहे हो, आप वैक्यूम बना रहे हो। वैक्यूम बना नहीं है, आपने बनाया है वैक्यूम। यहां तो ये हो गया कि अगर भारतीय जनता पार्टी जिस दिन हारेगी उस दिन हम अपना उत्कर्ष आरंभ करेंगे। ऐसा क्यों? मैं फिर अपना बात को घुमाकर वही दक्षिण पर लेके जाऊंगा। अन्नामलाई ने यही किया है कि वहां के सनातनियों को वापस जगाया है। भाई एक बात बताओ, आपके जिस मोहल्ले में आकर कोई गुंडा आ जाए, वो गुंडा आके आपका मोहल्ला बिल्कुल शांत मोहल्ला है, और वो गुंडा आके आपको धमकाए करे कि हम जैसा चाहेंगे वो रहेगा, हमारी गली में रोज दारू पियेंगे, रोज रात को नृत्य होगा, रात को डीजे बजेगा। अब आप क्या करोगे? एक दो दिन करोगे कि भाई इसको बंद करो बंद करो, और जबकि आपका मोहल्ला बिल्कुल शांत है तो फिर आप बिल्कुल चुप होकर बैठ जाओगे, भाई बैठ जाओ क्या करें। और उसी मोहल्ले में अगर कोई एक वापस साल 2 साल 5 साल 10 साल बाद में एक दूसरा बाहुबली आ जाए, बाहुबली ना कहोगे तो एक अच्छा योद्धा आ जाए, फिर आपके अंदर एक जोश बढ़ेगा, हाँ यार अब इसके साथ हम लग सकते हैं। वही दक्षिण में हो रहा है। दक्षिण की राजनीति उसी क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। ये आपको देखने को मिलेगा जब आप इस चीज को एनालिसिस करोगे, इस चीज को विश्लेषणात्मक रूप से देखोगे, तो आपको मिलेगा इस बात को देखने के लिए कि हाँ हो रहा है कुछ। भारतीय राजनीति में एक परिवर्तन का दौर आ रहा है। बहुत पहले मैंने एक वीडियो देखी थी कि जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कुछ स्पीच देते होते रहते हैं, मेरे ख्याल से मीडिया को संबोधित करते रहते। उसी दौर में कहीं से भगते हुए तत्कालिक राष्ट्रीय महामंत्री श्री नरेंद्र मोदी आते हैं और आके उनके बाहों में लिपट जाते हैं, और पूर्व प्रधानमंत्री उनकी पीठ थपथपाते हैं। वही दृश्य आज तमिलनाडु में देखने को मिला है। आपने एक फोटो वो भी देखी होगी जब प्रधानमंत्री मोदी यूपी के सीएम आदित्यनाथ के साथ एक बड़े भाई के रूप में ऐसे कंधे पे हाथ रखकर चल रहे हैं। और एक ये जो कल परसों की तमिलनाडु की रैली की एक फोटो निकल कर आई है, अब उसको देखिए, लगेगा आपको, वाकई में लगेगा आपको, लगेगा कि यहां एक पुत्रवत व्यवहार हुआ है। जैसे पहले मोदी के साथ पुत्रवत व्यवहार हुआ था, वही पुत्रवत व्यवहार यहां हुआ है। और इन पुत्रवत व्यवहारों को जोड़कर अगर देखा जाए तो हमें लगता है कि भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा चेहरा तैयार हो गया। देखिए, विषय आज का ये नहीं है, किंतु फिर भी मैं इस बात को लेके आता हूं। लोग कहते हैं कि पार्टियां टूट रही हैं, नेता आपके दूसरी जगह जा रहे हैं, हमारे नेताओं को खरीदा जा रहा है। क्या आपके संस्कार इतने से रह गए? आपके संस्कार केवल इतने रह गए कि हां, हम जिस व्यक्ति को लाएंगे वो टूटेगा। भाई वो तो खरीदेगा। अगर मार्केट में किसी चीज को बेचने के लिए रख दी जाए तो कोई ना कोई ग्राहक आके उसको खरीदेगा। तो क्या आपके मार्केट जो आपकी दुकान का सामान है, जिसे आप मोहब्बत की दुकान कह रहे हैं, न केवल एक पार्टी कांग्रेस पार्टी, अब तो सारी पार्टियों के साथ यही हो रहा है कि सब पार्टियों के टूट टूट के विधायक सांसद जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर। तो क्या आपके संस्कार इतने ही रह गए? प्रश्न तो आपके ऊपर भी उठेगा ना कि क्या आपने अपनी पार्टी के पदाधिकारियों को इतने ही संस्कार दिए कि जाइए और टूटिए और वहां चले जाइए, वहां बिक जाइए, वो इतने करोड़ रुपए देगा, वो आपको ये संपत्तियां देगा। इस बात का मैं आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं कर रहा, पर जो आप बता रहे हो कि वो आपको ईडी से बचा देगा, तो क्या आपके पार्टी में चोर बैठे हैं कि वो ईडी के डर से डर जाएंगे? अगर ईडी का डर दिखाकर भारतीय जनता पार्टी आपके विधायकों सांसदों को ले रही है तो सही वो भी नहीं कर रही, किंतु प्रश्न तो आपके ऊपर कर रहा है कि आपने कैसे डकैती की है पहले। इसका मतलब तो
जनता के जेब में आपने डकैती डाली है। अगर आप ईडी से डर रहे हैं, अगर आप सीबीआई से डर रहे हैं, अगर आप रॉ से डर रहे हैं, आप अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो से डर रहे हैं, तो डरता वही है जो अवगुण करता है। तो इसका मतलब तो साफ निकल कर आता है कि आपने कहीं ना कहीं किया है, और किया है इसलिए आप अपने चरित्र को छुपाने के लिए दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। तो सब बातों से एक चीज निकल के आती है कि भारतीय राजनीति में दक्षिण एक बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है। इस बात को याद रखिएगा कि विशेष रूप से द्रविड़ तमिल राजनीति में जो अन्नामलाई निकल के आया है, लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास नेता कहां से आते हैं, वो ग्रास रूट के नेता बन के तैयार होते हैं। आप मोदी को देख लीजिए, योगी को देख लीजिए, अमित शाह जी को देख लीजिए, जो वर्तमान में, पूर्व के नहीं कह रहा मैं, जो ग्रास रूट के नेता आ रहे। अब जैसे अन्नामलाई जी आ गए, आपके असम में हेमंत बिस्वा शर्मा जी आ गए, आपके नागालैंड में एक वो नाम याद नहीं आ रहा, वो नेता बन के आ रहे हैं। तो आपके ग्रास रूट के नेता आ रहे हैं। तो भारतीय राजनीति में एक प्रश्न और विचारणीय प्रश्न आप सभी के तक पहुंच रहा है। मेरे ख्याल से कि द्रविड़ राजनीति में अन्नामलाई एक बहुत बड़ा स्थान प्राप्त करेंगे। इसकी बानकी अभी देखने को मिल जाएगी 2014 लोकसभा चुनाव में, मतलब कि 2026 के विधानसभा चुनाव में क्या होता है वो दो विषय बताएगा। जिस तरह से लोग जुड़ रहे हैं उस तरह से लगता है कि अन्नामलाई कुछ बड़ा करेंगे। विपक्ष की पार्टियों को विशेष रूप से सोचना चाहिए कि आपके ग्रास रूट के नेता मिलिंद देवड़ा, पाटिल, चौहान, पृथ्वीराज चौहान जा रहे हैं अगर पार्टी छोड़कर, इतने वरिष्ठ नेता, तो सोचने की बात तो विपक्ष की पार्टियों को भी है। आज की सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं आपने इसको पूरा सुना होगा, और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। कमेंट सेशन में अपनी प्रतिक्रिया दें, जैसा भी है। गलत सुनाया तो गलत की दें, सही सुनाया तो सही की दें। विचार होते हैं अपने अपने, व्यक्ति अपना विचार रखता है, सही गलत जैसा विचार बनता है व्यक्ति अपने विचारों को रखता है, और विचार स्वतंत्र होते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इस देश में मूल रूप से है। आप भी अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कह सकते हैं, इसमें कुछ भी। हाँ, एक भाषा की मर्यादाओं का ध्यान रखना होता है, बात बाकी स्वतंत्रता आवश्यक है। और मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूँ। वंदे मातरम। भारत माता की जय।